Hello, my dear friends. I'm again with you. Good morning to you all. During our last video, I was talking about the uh, preliminary information regarding the ED Enforcement Directorate. What is the Enforcement Directorate and what kinds of the law it enforced. And I have stated specific 4 laws regarding the enforcement of, by the Enforcement Directorate. Now today I am going to talk with you what is the constitutional pattern, what is the constitution of the ED, how it is constituted, what is the official system of the ED, what is the function of the ED, what is the powers of the ED and so on. तो आज अपन चर्चा शुरू करें इस वीडियो के दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से मैंने आपसे चर्चा की थी कि इसे ईडी क्यों कहा जाता है ना, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों कहलाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन्फोर्समेंट, और वो कितने किस्म के कुछ विशेष कानून को लागू करता है। तो उसमें मैंने आपको से चर्चा की थी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और मैंने कहा था फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ये कुछ कानून हैं जिस पर स्पेसिफिकली ईडी काम करती है, इन्हीं कानून को लागू करने का काम करती है। लागू करने का मतलब यदि कोई व्यक्ति इन कानून के अंतर्गत जो अपराध वर्णित किए गए हैं, जो परिभाषित किए गए हैं, वैसा कोई अपराध करता है तो ईडी उसके खिलाफ एक्शन में आती है। मैंने ये भी बताया था कि वर्तमान समय में ईडी अपने एक्शन के कारण पूरे देश में मशहूर है और एक प्रकार से इट हैज़ बिकम ए हेडलाइन न्यूज़ ऑफ एवरी लोकल एंड नेशनल लेवल न्यूज़ पेपर। वही व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इसके बारे में हम चर्चा करने से पहले एक बार जानें कि ईडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ द ईडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, वेदर इट इज ए top class agency of central government, whether it is as equal as the police agency or it is a different type of the agency which function under the direct control of which ministry. These are very important question to answer. तो अपन चर्चा शुरू करें कि ईडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। सब आपने सुना होगा एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, 2003 में एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट बना था। उसके तहत सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो उसी एक्ट के तहत ईडी का फॉर्मेशन होता है। ईडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इसके अंतर्गत एक हाई पावर कमेटी बनाई जाती है। हाई पावर कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ ईडी। ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए एक हाई पावर कमेटी बनती है। ईडी तो खैर एक बॉडी है, लेकिन उस बॉडी को रन करने के लिए, उस बॉडी को चलाने के लिए एक डायरेक्टर की आवश्यकता होती है। डायरेक्टर इज हेड ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईडी ए हाई पावर कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। तो जो हाई पावर कमेटी बनती है उसका जो मुखिया होता है, माने हाई पावर कमेटी चेयर्ड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। जो केंद्रीय स्तर का जो विजिलेंस कमिश्नर होता है वो उसका अध्यक्ष होता है और विजिलेंस कमिश्नर उसके मेंबर होते हैं। उसके अलावा होम मिनिस्टर का, सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी उसके मेंबर्स होते हैं। इतनी ऊंचे दर्जे की जो कमेटी होती है, सच ए हाई पावर कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ ईडी। अब ईडी के डायरेक्टर का जो चुनाव होता है सर, उसमें एक सीनियर IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कैडर का जो व्यक्ति होता है, एक सीनियर IRS ऑफिसर, it is appointed as a enforcement directorate या enforcement director
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस हाई पावर कमेटी, इस हाई पावर कमेटी के द्वारा अनुशंसित एक IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भारतीय अर्थ सेवा का कोई सीनियर जो व्यक्ति होता है, सीनियर योग्य ऑफिसर जो होता है, उसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। वर्तमान में मिस्टर राहुल नवीन इज अपॉइंटेड एज ए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ऑन 2024. He is senior IRS officer of 1993 बैच और वो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन उसको 1-1 साल करके आगे एक्सटेंशन दिया जा सकता है। संजय मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही व्यवस्था दी थी कि यदि आपको किसी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को एक्सटेंशन देना है, उसके 2 साल की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात यदि उसे आपको सेवा विस्तार देना है, तो वो सेवा विस्तार नियमानुसार ही दिया जा सकेगा और वो 1-1 साल के लिए होगा। 1-1 साल के लिए 3 बार, मतलब अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए उसका टेन्योर हो सकता है। तो ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ द ED और अपॉइंटमेंट ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। ठीक, ED का तो इस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री के तहत है। ED के डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है ये एक हाई पावर कमेटी के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि साहब ED के ऑफिस का क्या स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो साहब ED का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली पे स्थित है और इसके 5 जो है इसके रीजनल ऑफिसेस, क्षेत्रीय कार्यालय हैं ED के। एक इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसके 5 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये 5 रीजनल ऑफिस कहाँ पर हैं? द 5 रीजनल ऑफिसेस आर लोकेटेड एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये 5 स्थानों पर ED के रीजनल ऑफिसेस हैं एंड रीजनल ऑफिसेस आर लेड बाय द स्पेशल डायरेक्टर्स। ED का जो हेड ऑफिस है इट रन्स अंडर द हेडशिप एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड द रीजनल ऑफिसेस आर कंट्रोल्ड बाय द आर लेड बाय द स्पेशल डायरेक्टर्स। विशिष्ट जो डायरेक्टर्स हैं वो उसके मुखिया होते हैं किसके? रीजनल ऑफिस के। इसके अतिरिक्त ED के 10-11 जोनल ऑफिसेस हैं और उसी प्रकार से 10 इसके सब जोनल ऑफिसेस भी हैं। जो 11 जोनल ऑफिसेस हैं उनको ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं वो संभालते हैं। मतलब जोनल ऑफिसेस आर कंट्रोल्ड बाय द ज्वाइंट डायरेक्टर्स ऑफ ED, whereas the sub zonal offices are led by the डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ ED। यानी सब जोनल जो ऑफिसेस हैं उनका मुखिया डिप्टी डायरेक्टर रैंक का व्यक्ति होता है और जो जोनल ऑफिसेस हैं वो उनके जो मुखिया होते हैं उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, संयुक्त संचालक। इसके अतिरिक्त ED के की जो व्यवस्था है उसमें एडिशनल डायरेक्टर्स भी होते हैं और इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग स्तरों पर अपने अपने विभाग में कार्यरत होते हैं। ये ED की एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत जो टॉप क्लास का ऑफिसर है वो है डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। The second rank, the officers of the second rank, the special directors who lead the regional offices. Thirdly, the joint directors who lead the zonal offices, and the deputy directors
who controls the सब जोनल ऑफिसेस। चूंकि मैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र का हूं, छत्तीसगढ़ में की जो राजधानी है रायपुर पहले सब जोनल ऑफिस था, अब उसे बाकायदा जोनल ऑफिस बना दिया गया है। और मिस्टर प्रभाकर प्रभात is appointed as the deputy director and head of this zonal office. अब ये जो जोनल ऑफिसेस हैं और ये सब जोनल ऑफिसेस हैं और जो रीजनल ऑफिसेस हैं, इनकी जो पूरी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था के अंतर्गत इन्फोर्समेंट ऑफिसर और उनके आला अधिकारी, उनकी भूमिका प्रमुख रूप से होती है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो मुख्य काम है, द मेजर फंक्शन ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज टू इन्फोर्स सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक लॉज। उससे मैंने आपसे एक कानून का नाम लिया था, आपको बताया था, एंड दिस इज Prevention of Money Laundering Act 2002. It is very important law in connection of the function of the Enforcement Directorate. जहां तक Enforcement Directorate की कार्यप्रणाली का संबंध है, ये जो कानून है Prevention of Money Laundering Act 2002, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है। और आप देखेंगे कि अधिकांश जो मामले हैं जिस पर ईडी कार्यवाही कर रही है, उससे बहुत सारे जो मामले हैं उनका संबंध इस मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से है। यानी आप यूं कहें तो जितने प्रकार के आर्थिक अपराध हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इकोनॉमिक स्कैम्स, करप्शन, ब्राइब केस, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी और एसेट्स और मनी from the illegal sources, keeping possession, acquisition, use of such property which are acquired by a person using illegal ways and illegal exercise by committing offense also. These are all cases connected with the provisions of the प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसी के ऊपर जो आपका ईडी है वो कार्यवाही करती है। अब आपके सामने प्रश्न उठेगा कि आखिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या है। इसको धन शोधन निवारण अधिनियम कहा जाता है हिंदी में। देखिए साहब, आपने लॉन्ड्री शब्द तो सुना होगा। सामान्य तौर से लॉन्ड्री में कपड़े धोने का काम होता है। मैले कपड़ों को धो करके साफ सुथरा करके उसको ग्राहक को आप वापस देते हैं। मनी लॉन्डर्स का वही काम होता है, लॉन्ड्री का वही काम होता है। यहाँ पर भी लॉन्ड्री शब्द का उपयोग हुआ है, यहाँ पर भी उसका अर्थ ही है साफ सफाई करना। तो फिर सवाल उठता है किसकी साफ सफाई। तो कहा गया है कि जब आप कोई अवैध तरीके से धन अर्जित करते हैं, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कहा गया है प्रोसीड्स ऑफेंस। प्रोसीड्स ऑफेंस का ही मतलब होता है आपराधिक आय। तो when anyone is found indulged, directly or indirectly involved in the exercise or in the commission of the proceeds offense, and not only he conceals the sources of such income, he keeps possession on such property, he acquires such kind of the property, illegal property by illegal means, and not only acquiring, but he projects or claims that this property is untainted property. Then it is a matter of the offense under the provision of Money Laundering Act. जब आप कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से या आपराधिक कार्य से धन कमाता है
या उस कार्य को करने में किसी भी तरह से इन्वॉल्व होता है, और न केवल वो उस प्रकार के स्रोत को छुपाता है कमाई के, बल्कि उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन भी रखता है, उस प्रॉपर्टी का उपयोग भी करता है, और उसके साथ साथ वो उस प्रॉपर्टी को सही तरीके का है, वैध है, ऐसा प्रदर्शित करता है या ऐसा दावा करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी वैसा नहीं है, उसको ऐसा दिखाने की वो कोशिश करता है, उसके लिए कुछ उपाय करता है, तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत ऑफेंडर है, अपराधी है। तो आप देखेंगे कि जितने भी प्रकार के गैर कानूनी तरीके से जो धन कमाए जाते हैं, चाहे वो ब्राइब से हो, चाहे करप्शन के किसी और तरीके से हो, चाहे आतंकवादी घटनाओं से जुड़ी हुई चीजें हो जिससे पैसा कमाया गया हो, किसी भी प्रकार के स्कैम से आपने पैसा कमाया है, किसी भी प्रकार के गलत गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया है, ब्लैकमेलिंग से पैसा कमाया है, किडनैपिंग से पैसा कमाया है, क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया है, हवाला से पैसा कमाया है, कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन करके आपने पैसा कमाया है, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ द एक्वायरिंग ऑफ द मनी लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोसीड्स क्राइम। प्रोसीड्स क्राइम का मतलब ही होता है हिंदी में आपराधिक आय। तो ऐसे ही आपराधिक आय को पर कार्रवाई करने के लिए, ऐसे ही स्कैमर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत ईडी को एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाया गया है, कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है, और इसी के अंतर्गत ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये काम करती है। अब आप देखेंगे, जब आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को निकाल के देखेंगे तो उसकी धारा 3 में अंडर सेक्शन 3 इट इज वेल डिफाइंड एट व्हाट इज द मैटर अंडर द प्रोविजन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एज ए ऑफेंस। उसे साफ साफ बताया गया है कि व्हाट इज द ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। धारा 3 को आप पढ़ेंगे, उसी में ये वर्ड उपयोग किया गया है प्रोसीड्स ऑफेंस, आपराधिक आय। और आपराधिक आय किसे कहेंगे, और उस आपराधिक आय की परिभाषा में आने वाली तमाम चीजें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्यवाही के अंतर्गत आती है। आप इसकी धारा 5, धारा 16, धारा 17, धारा 19 और धारा 50 जब इनका आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ईडी को विस्तृत अधिकार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मदन लाल के मामले में कहा था कि इस ईडी को जो भी पावर, ईडी के इस पावर्स को चैलेंज किया गया था, है ना, कि ईडी इज नॉट ए पुलिस एजेंसी, देन व्हाई